So we have to find out the relation between the magnetic susceptibility and the temperature T. ससेप्टेबिलिटी हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे थे कि कितना इजीली एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट बन जाता है. ठीक है, उसके पहले हम लोगों ने क्यूरी लॉ देखे थे. क्यूरी लॉ हम लोग ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में देखे थे. क्यूरी लॉ क्या था? क्यूरी लॉ वाज द मैग्नेटिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैग्नेट का स्ट्रेंथ कम होती जाएगा. दिस लॉ इज कॉल्ड एज अ क्यूरीज लॉ. ठीक है, और क्यूरी टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, वो फेरो स्ट्रॉन्गेस्ट है, पैरा मीडियम है और डाया वीकेस्ट है. तो अगर मैंने किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लेके उसको मैंने इतना हीट किया कि अब उसका प्रॉपर्टी पैरा जैसा हो गया है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? आई विल कॉल दिस एज क्यूरीज टेम्परेचर. ओके फाइन. नाउ नेक्स्ट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी. अब क्या क्या है ये सब टर्म्स, क्या क्या है? दिस काई इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कितना इजीली एक नॉन मैग्नेट मैग्नेट बन सकता है. ठीक है, सी इज द कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन. ये कांस्टेंट उसका एक वैल्यू रहेगा. ठीक है, टी मतलब अभी का टेम्परेचर क्या है? अभी मैग्नेट किस टेम्परेचर पे रखा हुआ है? 20 डिग्री 30 डिग्री कितने टेम्परेचर पे? एंड टी सी इज क्यूरीज टेम्परेचर. ये क्यूरीज टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच अ फेरोमैग्नेट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ पैरामैग्नेट. This particular formula will only work when T is greater than TC. अगर ये T TC से बड़ा हुआ है, अगर T TC से कम है तो ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा सकते. ठीक है, so we have a relation of magnetic susceptibility chi to the Curie's temperature, to the temperature T, but the condition is that the temperature should be greater than Curie's temperature. मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे 100 200 300 डिग्री पे जाके ये फॉर्मूला काम करेगा. नॉर्मल 20-30 रूम टेम्परेचर पे हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एज टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई है और एक्स एक्सिस पे वी आर हैविंग टेम्परेचर टी. एज द टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग, द ग्राफ ऑफ ससेप्टिबिलिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग. डिक्रीज करते करते एक टेम्परेचर टी सी ऐसा आएगा कि जो फेरो है वो पैरा में बदली हो जाएगा. तो ये टी सी के बाद अपना जो ऑब्जेक्ट है, इट इज नो लॉन्गर बिहेविंग एज अ फेरो, इट इज नाउ बिहेविंग लाइक अ पैरा. ओके, सो अभी और बढ़ाते जाऊंगा तो उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और कम होते जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अपने को अलग अलग चीज़ दिया है. क्यूरियस टेम्परेचर फॉर मेटलिक कोबाल्ट इज 1394, आयरन इट इज 1043, फॉर आयरन ऑक्साइड इट इज 893, मेटलिक निकल के लिए 631. तो अलग अलग ये सब वैल्यू दिया हुआ है फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट. ये टेम्परेचर पे क्या होगा कि ये जो ये सब चीज़ें फेरोमैग्नेटिक है, ये सब चीज़ें फेरोमैग्नेटिक है. लेकिन अगर मैं सब चीज़ों को टीसी ये टेम्परेचर पे लेके जाऊंगा तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ पैरामैग्नेट. ठीक है, then we'll study hysteresis. ठीक है, only hysteresis is left, and then paramagnetic electromagnet and magnetic shielding. दो आंसर के दो पैराग्राफ वाले आंसर है, फिर अपना चैप्टर हो जाएगा. ठीक है, now what is hysteresis? Let us consider that an unmagnetized paramagnetic material in the form of a rod placed inside a solenoid. ठीक है, तो एक solenoid है. solenoid यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया हुआ है, पकड़ लो कि एक solenoid है. ठीक है, this is a particular solenoid. ओके, ऐसा एक रॉड है. ठीक है, और उसके ऊपर बहुत सारा वाइंडिंग किया हुआ है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वाइंडिंग कर दिया गया. ओके, तो ये क्या हो गया? ये सोलेनोइड हो गया. ठीक है, एन अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ रॉड प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड. तो ये रॉड क्या है? ये रॉड है अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. तो ये फेरोमैग्नेट है लेकिन अभी अनमैग्नेटाइज्ड है, अभी इसके अंदर कुछ भी मैग्नेट कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है. ठीक है, नॉर्मल रॉड जैसा बिहेव करेगा. अब जैसे ही मैं बिजली पास करूंगा ये एक वायर में से, when I will pass current through the wire, okay, the magnetic field is generated and it magnetizes the rod. तो ये रॉड को अभी ये मैग्नेटाइज कर देगा. ठीक है, मैग्नेटाइज करके now this object will no longer behave as a normal ferromagnetic material, it will now behave as a magnet. Okay, knowing the value of chi, अगर अपने को chi पता है of the material and magnetization m can be easily calculated. ये कितना मैग्नेटाइज हुआ, the value of m can be easily calculated. m of this particular rod can be easily calculated if I know the value for chi. अगर अपने को chi पता है, फॉर्मूला क्या है? m is equal to chi into h. okay, h is the magnetic intensity. h का वैल्यू की मतलब क्या है? magnetic intensity. I magnetic intensity. okay, fine.
तो अगर मुझे मैग्नेटिक इंटेंसिटी पता है और मुझे काई पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, मुझे मैग्नेटाइजेशन मिल जाएगा कि ये रॉड जो है उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना है, वो कितना मैग्नेटाइज हुआ है वो। ठीक है, फाइन। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर गेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो मैग्नेट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। ठीक है, सो यूजिंग दिस फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला है इसको अगर मैं और सॉल्व करूंगा, डायरेक्टली अपने को दिया हुआ है, इसका सॉल्विंग नहीं है। H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू माइनस एम। दिस म्यू इज व्हाट, अभी अपने को यहाँ पे देखो अलग अलग टर्म दिया है। दिस बी इज द फॉर्मूले फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी। म्यू इज व्हाट, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी मतलब कि एक एरिया में से, एक जगह में से ऐसे कितने फील्ड ऑफ लाइन पास हो सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी। एंड एम इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, अपन ने पहले भी देखे मैग्नेटाइजेशन। तो एच का फॉर्मूला अपने को मिल जाएगा, एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम। तो दिस इज डायरेक्ट सॉल्विंग, यू आर जस्ट सपोज टू लर्न दैट। ओके, सो देयरफॉर अब देखो यहाँ पर देखो तीन अलग अलग ग्राफ दिया हुआ है अपने को, वी हैव टू स्टडी दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ऑन द वाई एक्सिस आई एम हैविंग बी। बी, ये देखो बी, बी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। एंड ऑन एक्स एक्सिस आई एम हैविंग एच। एच मतलब क्या, ये एच। ठीक है, द वैल्यू फॉर एच इज व्हाट, एच इज मैग्नेटिक, ये क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, तो हम लोग ये देखते हैं कि पहले ये ग्राफ देख लो। एज वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ओके, जितना अपना एच बढ़ते जाएगा उतना अपना बी भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। ठीक है, सो इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, देन इट विल रीच अप टू पर्टिकुलर पॉइंट वेयर नाउ इट इज सैचुरेटेड। ठीक है, कि अब ये रॉड जितना मैग्नेटाइज बन सकता था ना, एक देखो रॉड की, एक सोलेनोइड की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, उससे तुम बड़ा मैग्नेट नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैं अगर मैंने 10 सेंटीमीटर का, तो मैंने अगर तुमको रॉड दिया, तो उससे तुम वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैग्नेट नहीं बना सकते, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो उसको सैचुरेशन बोलते हैं हम लोग। तो जितना मैग्नेटाइजेशन फोर्स बढ़ते आएगा उतना फील्ड भी बढ़ते आएगा, फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो सैचुरेट हो जाएगा। एंड दिस इज फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या होता है, कितने ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, उसकी डेंसिटी क्या है। ठीक है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। बी, बी के जैसा ही है। अगर नेगेटिव है, ठीक है, अगर सपोज हम लोग जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, हम लोग नेगेटिव से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने को ऐसा टाइप का एक ग्राफ मिलेगा और अपने को ऐसा टाइप का एक ग्राफ मिलेगा। ठीक है, दिस इज बोथ द पॉइंट्स ऑफ सैचुरेशन। ये सैचुरेशन है, ये भी सैचुरेशन है। ये एक डायरेक्शन में सैचुरेशन है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में सैचुरेशन है। ठीक है, फाइन। So this is the flux in the opposite direction. Minus B मतलब flux in the opposite direction. So if I'm starting from zero, then I will get a particular this kind of a graph, where as the field B increases, the magnetizing force also increases, and it reaches a point which is called as saturation. If I'm not starting from zero, if I'm starting from some other point like negative, then I will obtain this kind of a curve, जहाँ पे मुझे negative पॉजिटिव सैचुरेशन मिलेगा तो फिर नेगेटिव सैचुरेशन मिलेगा, डिपेंडिंग के एच और बी का साइन क्या है। अगर पॉजिटिव एच और बी है, पॉजिटिव एच और बी है, तो सैचुरेशन पॉइंट यहाँ मिलेगा। और अगर नेगेटिव एच और बी है, नेगेटिव एच नेगेटिव बी है, तो सैचुरेशन पॉइंट अपने को यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये सी ई एफ बी अलग अलग पॉइंट है। सी पॉइंट पे क्या है, सी पॉइंट पे द वैल्यू फॉर एच इज समथिंग बट द वैल्यू फॉर बी इज जीरो। ये देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है। अभी देखो एच, एक्स में क्या है, एक्स में है एच, और वाई कोऑर्डिनेट में क्या है, वाई कोऑर्डिनेट में देखो ये बी है ना, बी है। ठीक है, अब इधर देखो, इधर एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब एच है इसके पास, लेकिन इसका बी कितना है, इसका बी है जीरो। ठीक है, देयर इज नो दिस थिंग ओवर हियर, व्हाट डू यू से, मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर। तो फील्ड कुछ भी नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच है अपने पास। ठीक है, देन वी हैव ई ओवर हियर। ई में क्या है, ई में एक्स जीरो है बट वाई समथिंग है, तो यहाँ पे जीरो कॉमा बी आएगा, माइनस बी आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑपोजिट जीरो कॉमा बी, जीरो कॉमा बी। ठीक है, और यहाँ पे इसका ऑपोजिट ये माइनस एच कॉमा जीरो है, इधर क्या आएगा, इधर आएगा एच कॉमा जीरो, इधर आएगा एच कॉमा जीरो। तो ये अलग अलग पॉइंट है जहाँ पर या तो फील्ड जीरो है, यहाँ पे देखो फील्ड जीरो है लेकिन एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, और यहाँ पे देखो जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है एक्स एक्सिस में वो जीरो है, लेकिन बी का वैल्यू समथिंग कुछ है। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर बिहेवियर ऑफ दिस थिंग, व्हाट डू यू से, मैग्नेट अंडर पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। एच एक फील्ड के अंदर जो रहेगा उसका, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है,
इसको देखो समझ में आया क्या? अगर नहीं समझ में आया तो बताओ मेरे को, मैं इसको अलग से इसका दूसरा वीडियो सेंड करता हूँ, तो बाद में इसको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, एंड एनीवेज देखो, इफ देयर इज एनी डाउट और एनीथिंग, जब ट्यूशन वापस रिज्यूम होगा तो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा वापस। ओके, सो ये जो साइकिल है, जो लूप जो बन गया ना, ये जो लूप बन गया, देखो एक साइकिल बन गया, DEFABCD, ये एक लूप बन गया। ठीक है, इस लूप को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लूप को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस साइकिल। ओके फाइन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे से। ओके, knowing that the value for H is equal to Ni and M, one can calculate the corresponding magnetic field क्या रहेगा। ठीक है, अलग अलग फील्ड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये ग्राफ बेसिकली समझ में आ रहेगा, ये ग्राफ के हिसाब से हम लोग हिस्टेरेसिस समझ सकते हैं। Near a magnetic field is at maximum value, which is the saturation magnetization condition for the rod. Okay, to represent the complete alignment and merger of the domains. If H is increased in the future, there is no increase in V. ठीक है, तो ये बेसिकली ग्राफ को इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, ये ग्राफ को इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं कैसे अलग अलग पॉइंट पे H और B का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। There are certain points जहाँ पे H 0 है बट B है, there are certain points जहाँ पे B 0 है लेकिन H है। अगेन आई एम टेलिंग, B मतलब फील्ड और H मतलब मैग्नेट का स्ट्रेंथ, और B मतलब वो जो मैग्नेट है वो कौन से फील्ड में रखा गया है। ठीक है, so you have to learn this answer. Okay, there are certain ये उसी उसी उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। जस्ट रीड दिस थिंग, इफ यू आर हैविंग अ डाउट देन आई विल एक्सप्लेन दिस वंस अगेन। दे हैव बेसिकली एक्सप्लेन कि कहाँ कहाँ पे H0 है और B का वैल्यू है। ठीक है, एंड दे हैव एक्सप्लेन कि ये पूरा कर्व होता है, ये पूरा एक लूप होता है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, ऑन पासिंग करंट थ्रू द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का मैंने अभी डायग्राम बना के भी बताया। सोलेनॉइड मतलब एक रॉड जिसके ऊपर वायरिंग किया हुआ है। The magnetic field associated with the solenoid increases 1000 folds, so it will now become a magnet, बहुत ही उसका strength बढ़ जाएगा। And when the current is switched off, the magnetic field becomes zero. ठीक है, तो जब तक करंट पास हो रहा है तब तक वो ऑब्जेक्ट मैग्नेट है, जैसे करंट मैंने स्विच ऑफ कर दिया वैसे ही वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो? इलेक्ट्रिक बेल में यूज होता है, लाउड स्पीकर में यूज होता है, सर्किट ब्रेकर में यूज होता है, एंड रिसर्च लेबोरेटरी में भी इट इज यूज्ड। ओके, देन वी आर हैविंग सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। देखो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने ये देखो, कोई कोई लोग एमआरआई स्कैन कराते हैं, सीटी स्कैन जो कराते हैं, वो स्कैनिंग करने के लिए हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो वो जो मशीन रहता है ना, उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर रहता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, दिस ये वाला मैग्नेट्स। ओके, सच मैग्नेट्स आर यूज्ड इन एनएमआर। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी करने के लिए भी काम में आता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें भी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स काम में आता है। वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो मशीन है बनाने के लिए अपने को सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स काम में आता है। ठीक है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, when the current is switched on, magnetic field of the solenoid magnetizes the rod. As hard ferromagnetic material has a property to retain the magnetization to a larger extent, the material remain magnetized even after switching off the current through the solenoid. ठीक है, तो क्योंकि हम लोग हार्ड मैग्नेटिक हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हैं, तो उसकी वजह से अपन जब करंट को स्विच ऑफ करेंगे उसके बाद भी इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्मल मैग्नेट ओनली। ओके फाइन, ये क्या हो गया, एक सेकंड। ठीक है, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। छोटा सा एक टॉपिक बाकी है, मैग्नेटिक शील्डिंग। मैग्नेटिक शील्डिंग का मतलब क्या है? टू अंडरस्टैंड मैग्नेटिक शील्डिंग, अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर, ये क्या बोलते हैं, डायग्राम। अब देखो एक मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अपने पास नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, ये अपना नॉर्थ पोल है, ये अपना साउथ पोल है। इसके बीच में देखो ये एक फील्ड है, ऐसा एक फील्ड है, ये जो डॉटेड लाइन जो पास हो रहा है, ये जो डॉटेड लाइन पास हो रहा है, ये एक फील्ड है, ये पूरा फील्ड का डायरेक्शन है। अभी क्या हुआ, मैंने बीच में क्या कर दिया, मैंने आयरन रिंग पास रखा, मैंने एक रिंग नॉर्मल रिंग रख दिया मैंने, मेड अप ऑफ आयरन। आयरन क्यों? बिकॉज आयरन इज फेरोमैग्नेटिक। आयरन इज अ वेरी मैग्नेटिक फील्ड को और अट्रैक्ट करेगा वो। तो क्या होगा, देखो नॉर्मली लाइंस पास होते थे ऐसे, ठीक है, ऐसे सीधा सीधा। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे रिंग रख दिया ना, तो जो लाइन नॉर्मल जाना चाहिए था वो रिंग की तरफ अट्रैक्ट होकर रिंग से पास होके जाएगा, रिंग की तरफ अट्रैक्ट होगा वो। ठीक है, रिंग की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये लाइन को सीधा जाना चाहिए था,
लेकिन ये सीधा नहीं जाएगा, इसको रिंग मिल गया ना तो रिंग अच्छा है, तो रिंग के अंदर ही रहने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। ये भी देखो इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन इट विल नॉट ट्राई टू गो स्ट्रेट, इट विल ट्राई टू रिमेन इनसाइड द रिंग ओनली, तो रिंग पूरा, ठीक है। तो रिंग का जो बीच का जो एरिया है ना, ये जो ये वाला एरिया है, द एरिया इन बिटवीन दिस एरिया, दिस एरिया विल बी दैट एरिया जहां पर कोई भी मैग्नेटिक लाइन पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीचों बीच ये पॉइंट रखा गया है, लेकिन फिर भी इधर से कोई भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास नहीं होगा। तो बेसिकली क्या हो गया, उसको एक प्रोटेक्शन मिल गया, उसको एक शील्ड मिल गया। दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक शील्डिंग, ठीक है। अब जैसे कि सपोज अज्यूम कर लो कि मेरे पास ये एक नॉर्थ पोल है, ये एक साउथ पोल है, ये एक साउथ पोल है, ठीक है। अब मुझे क्या करने का, इस इन दोनों के, इन लोग दोनों के बीच में एक ऐसा मतलब एरिया है, ठीक है, मतलब ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करने का है, मुझे ये जो है ना, ये पॉइंट जो है, मुझे ये पॉइंट को ऐसा बनाने का है कि भले नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में है, लेकिन यहाँ पे से कोई भी मैग्नेट का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके नज़दीक में ऐसा एक रिंग लगा दूंगा मैं, ठीक है, इसके अराउंड ऐसा एक रिंग लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जो दो लाइन थे ना, ये लाइन जो सब यहाँ से पास हो रहा था, ये ऐसा जाके ऐसा रिंग के अंदर ही रहेगा, रिंग के अंदर ही रह के निकल जाएगा वो, और ये लाइन भी रिंग के अंदर ही रहेगा, ये नॉर्मल एरिया में नहीं आएगा। बिकॉज एन आयरन रिंग विल अट्रैक्ट लाइन्स ऑफ फोर्स टुवर्ड्स itself, the lines of force will try to remain inside the ring only. This phenomena, this effect is called as magnetic shielding. ओके एकदम आसान है, 2 मार्क का आंसर है, छोटा सा आंसर है, मैंने यहाँ पे मार्क भी कर लिया हूँ, सिर्फ वो आंसर याद करने का है, बाकी ये टॉपिक खत्म। ओके देखो मैं बताता हूँ इसका। When a soft ferromagnetic material is kept in a uniform magnetic field, large number of magnetic lines crowded up outside inside the material, leaving a few outside. Okay, तो many lines of force will go inside the material, outside the material lines of force रहेगा ही नहीं। ओके तो मटेरियल के बाहर एक शील्डेड एरिया बन जाएगा और सारा का सारा मटेरियल रिंग के अंदर से ही पास होके चले जाएगा। If you have a closed structure of this material, say a spherical shell, a spherical ring of iron kept in the magnetic field, very few lines of force pass through the enclosed space. Most of the lines of will be crowded inside the iron shell only, and this effect is known as electrical shielding. The instrument which needs to be protected from the magnetic field is supposedly surrounded by a soft ferromantic material. This technique is used in spaceships. Okay, अब मेरे पास स्पेसशिप में एक सेंसर रखा हुआ है, ठीक है, एक सेंसर है मेरे पास। वो सेंसर क्या करता है, एक स्टार से आने वाला कोई सिग्नल डिटेक्ट करता है, ठीक है। ये सेंसर है मेरे पास, यहाँ पे एक डिवाइस है, ठीक है। और ये सेंसर जिस स्पेसशिप के अंदर है ना, उस स्पेसशिप के अंदर यहाँ पे एक चीज़ रखा हुआ है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यहाँ पे एक चीज़ रखा हुआ है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यहाँ पे एक चीज़ रखा हुआ है इलेक्ट्रिकल, बहुत सारे, एक लेबोरेटरी है ना, मतलब स्पेसशिप में तो थोड़ी एक सेंसर ही रहेगा, बहुत सारी चीज़ें काम करती रहेंगी। इसका एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इतना बड़ा, 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 है ना। तो अराउंड मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वी आर हैविंग देयर मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये सेंसर है, इस सेंसर के ऊपर तो ऑलरेडी ये सारे सिग्नल अफेक्ट होंगे ना, ये सारे सिग्नल तो ऑलरेडी उसको डिस्टर्ब करेंगे। मतलब जो दूसरे स्टार से जो सिग्नल आ रहा है, जो यहाँ से इतना दूर से जो सिग्नल आ रहा है, जो ऑलरेडी एक स्टार से जो सिग्नल जो आता है वो बहुत ही लाइट रहता है, उसका स्ट्रेंथ बहुत ही कम रहता है, ये उसको डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज ऑलरेडी इतने सारे फील्ड, इतना शोर है उसके बाजू में कि वो डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको एक रिंग के अंदर रख देंगे, ऐसा एक आयरन रिंग रखेंगे उसके अंदर। तो अंदर जितने भी ये है क्या बोलते हैं अपना लाइन्स ऑफ फोर्स है, जो भी फील्ड है वो सब चला जाएगा, दैट्स इट, देयर इज नथिंग, ठीक है। ये भी जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो भी गया, ठीक है। एंड द सेंसर विल बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द दिस थिंग। तो जो भी अपना सिग्नल आ रहा है, जो भी सिग्नल आ रहा है वो डायरेक्टली आके अभी सेंसर पे गिरेगा, उसके ऊपर कुछ ये नहीं बचा, ठीक है। फाइन, सो दिस इज वेयर इट इज यूज्ड। सो वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर नाउ। ओके टुमारो विल बी स्टार्टिंग विथ न्यू चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। ओके आज अपना फिजिक्स का ये है, टुमारो विल बी स्टार्टिंग विथ केमिस्ट्री का HDA, अगर हो गया तो HDA या तो फिर अल्कोहल, दोनों में से कोई एक चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। ओके तो इसके भी आंसर्स ख़त्म करो और ख़त्म करके मुझे सेंड करो। ओके फाइन, एंड आई विल इन्फॉर्म अबाउट क्वेश्चंस इन बाय संडे और मंडे। ओके चलो हाफिज़।